सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं प्रियांशु रावत और मैं आ गया हूं एक और नई वीडियो लेके। आज की जो वीडियो होगी इसमें हम चैप्टर 1 अकाउंट्स के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको खत्म कर देंगे। एंड एक और वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके पूरे चैप्टर को सम अप करके 3 क्वेश्चंस के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आज हमें क्या क्या पढ़ना है पहले हम ये देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग इज योर रिजर्व, सेकेंड इज योर गारंटी। गारंटी का क्या मतलब होता है, ये कैसे काम करती है, मैं आपको जल्द ही समझाऊंगा। रिजर्व, गारंटी और इसके साथ पास्ट एडजस्टमेंट्स, ये 3 टॉपिक हमारे बचे हैं इस चैप्टर में। बस मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों टॉपिक 10 और 15 मिनट के हैं। ये टॉपिक थोड़ा लॉन्ग है बट जल्दी ही हो जाएगा। और इसके बाद हम सम अप करेंगे पूरा चैप्टर। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड कि किस तरीके से हमने जो कुछ भी इस चैप्टर के अंदर पढ़ा वो इन सारी चीजों के अंदर जो भी हम पढ़ेंगे वो किस तरीके से पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिलेट हो जाएगा, किस तरीके से वो सब कुछ इसके अंदर सम अप हो जाएगा और बस हमारा चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए रिजर्व का क्या मतलब होता है, पहले हमें ये समझना होगा। देखो रिजर्व क्या होता है, जैसे अगर हम इसको ऐसे समझे तो रिजर्व का मतलब ही होता है बचा के रखना, किसी चीज को संभाल के रखना। अ रिजर्व्ड पर्सन जो बहुत ज्यादा अपने अंदर वो अपने आप को संभाल के लेके चले, कि रिजर्व पर्सन जो इमोशनल दूसरे के साथ वो ना करता हो ताकि वो खुद हट ना हो, प्रोटेक्ट करना। उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस में, मतलब मेनली पार्टनरशिप में, रिजर्व जो होते हैं वो ये इसलिए क्रिएट किए जाते हैं ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी मिसहैप होता है, कोई भी अनहोनी घटना घटती है, तो हम उसके लिए पैसा पहले से अपने प्रॉफिट से क्रिएट करके रख देते हैं। अगर मैं आपको इसका सिंपल एग्जांपल समझाऊं तो एक होता है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, जिसको हम लोग अकाउंट्स में WCR भी बोलते हैं। द वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एक्चुअली में इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि अगर कभी भी फ्यूचर में किसी पार्टनर, किसी वर्कर को जो कि फर्म के अंदर काम करता है, अगर उसको कोई चोट लग जाए तो उसको कॉम्पेंसेट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिसी होती है। अगर आप WCR हर साल, मान लीजिए आप प्रॉफिट का 10% रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं WCR में, और अगर किसी वर्कर को अचानक से चोट आती है और उसके लिए खर्चा आ रहा है 40 लाख 50 लाख रुपए, तो आप WCR से डायरेक्टली पे कर सकते हो। ये इसलिए ही क्रिएट किया जाता है WCR, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। सिमिलरली एक और रिजर्व जो हमारे पास होता है दैट इज योर IFR। IFR होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसको बेसिकली इसलिए क्रिएट किया जाता है क्योंकि कई बार एक पार्टनरशिप फर्म अपना एक्सेस मनी जो होता है, एक्सेस मनी मतलब सब कुछ प्रॉफिट डिवाइड करने के बाद थोड़ा पैसा जो बच जाए उसको इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट करता है मतलब किसी शेयर्स में लगा दिए या स्टॉक मार्केट में लगा दिए, म्यूचुअल फंड्स में लगा दिए, FD करा दी, RD करा दी, कुछ भी करा दी, तो वो इन्वेस्टमेंट क्रिएट होती है। अब इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। तो अगर किसी पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, यानी कि चेंज होती है, कम हो जाती है, तो हम उसको और पैसा लगाने के बजाय इन्वेस्टमेंट्स में, ताकि हमारा पैसा मेंटेन रहे, हम IFR से मनी को वहां पे डाल सकते हैं। मतलब देखिए जाएगा कैश ही, बट इन्वेस्टमेंट के बजाय हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज करने के बजाय फ्लक्चुएशन रिजर्व को कम कर देंगे। ये एक तरीके की रिजर्व होती है। फिर एक रिजर्व होती है जिसको हम कहते हैं जनरल रिजर्व। तो बेसिकली जनरल रिजर्व का क्या काम होता है, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, जनरल रिजर्व, जनरल, ये किसी भी तरीके का खर्चा उठा सकता है इस रिजर्व के थ्रू। आपके किसी चीज की किसी वर्कमैन की लाइबिलिटी आ गई, आप जनरल रिजर्व से भी पे कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट का वो है, आप जनरल रिजर्व से पे कर सकते हो। आपको कोई भी खर्चा पे करना है जो कि अनएक्सपेक्टेड है, तो आप जनरल रिजर्व के थ्रू उनको पेमेंट कर सकते हो। इसलिए हमारी रिजर्व्स काम आती है। रिजर्व्स क्रिएट कैसे होती हैं, तो देखो, रिजर्व इज नॉट अ फिजिकल थिंग, ये किसी भी तरीके की फिजिकल थिंग नहीं है।
मेरा मतलब देखो, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट एक फिजिकली आप पैसा असाइड रख रहे हो इन्वेस्टमेंट्स के लिए, आप एक्सपेंसेस कर रहे हो तो आप एक्सपेंसेस फिजिकली पे कर रहे हो कैश के थ्रू। रिजर्व में आप कोई कैश असाइड नहीं रखा जाता है जैसे इन्वेस्टमेंट में रखा जाता है, या जैसे इनकम मिलती है, या जैसे एक्सपेंसेस पे होते हैं। ये केवल अकाउंट्स में, अकाउंटिंग बुक्स में क्रिएट करा जाता है। इसको केवल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्रिएट करा जाता है, उसके अलावा इसका कोई काम नहीं होता है। ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये केवल अकाउंटिंग बुक्स में एग्जिस्ट करता है। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्री समझते हैं। अगर हमको इसकी जर्नल एंट्री समझनी हो तो वो कुछ इस तरीके से होगी कि देखिए, रिजर्व इज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि आपने जो रिजर्व क्रिएट करी है वो कभी ना कभी फ्यूचर में पे करनी होगी। पे करनी होगी इन द सेंस, अगर देखिए ये फर्म है और ये आपकी, ये पार्टनर्स हैं, दिस इज योर पार्टनर एंड दिस इज योर फर्म, फर्म पार्टनर। तो अगर फर्म ने कोई रिजर्व क्रिएट करी तो वो पैसा किसको नहीं मिला? पार्टनर को नहीं मिला। वो पैसा पार्टनर को भी मिल सकता था, पर पार्टनर को मिलने के बजाय वो रिजर्व में आ गया। तो अगर फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी निकल के आती है जैसे कि WCR और IFR में आती है, तो वो इसके अंदर से पे हो जाएगी। तो हम इसके अंदर से मतलब, अब मान लीजिए अब ये रिजर्व है तो रिजर्व के अंदर से पे कर दी जाएगी। बट अगर नहीं आती है तो वो फिर पार्टनर्स को पे कर दी जाएगी। तो इसलिए जो रिजर्व है वो एक लाइबिलिटी है। वो या तो हम जो फ्यूचर में आएगा उसको पे करेंगे, या फिर जो पार्टनर होगा हम उसी को पे कर देंगे। इस तरीके से आप इसको समझिए। तो लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है या क्रिएट होती है, हमने उसके लिए समझ रखा है AELIC। लाइबिलिटी के लिए होता है डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। तो हम टू रिजर्व अकाउंट, अब देखिए जो ये है, ये रिजर्व अकाउंट में आपका WCR भी आ सकता है, IFR भी आ सकता है, आपका जनरल रिजर्व भी आ सकता है, कोई भी रिजर्व आ सकता है। WCR इज योर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, IFR इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और जब आप लिखोगे तो आप यहाँ पे टू WCR नहीं लिख सकते, आपको पूरा लिखना होगा टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो आपने टू रिजर्व लिख दिया। अब देखो, क्योंकि ये किसी कैश से क्रिएट नहीं होता है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। ये होता है प्रॉफिट से अप्रोप्रिएट। क्योंकि जब भी हम रिजर्व क्रिएट करते हैं तो हम कहते हैं प्रॉफिट का 20% होगा, प्रॉफिट का 10% होगा, प्रॉफिट का 4% होगा। तो अगर प्रॉफिट होगा तभी रिजर्व आएगा। तो ये हमारा चार्ज ऑन प्रॉफिट्स या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स में से कौन सा है? ये हमारा अप्रोप्रिएशन है। तो हमें इसको अप्रोप्रिएट करना है, और अप्रोप्रिएशन के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अप्रोप्रिएशन के लिए यूज किया जाता है PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट आएगा? PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। ये इसकी जनरल एंट्री होगी। अगर आप इसको PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाने जाओगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, टू रिजर्व और जो भी आपकी एक्स अमाउंट होगी वो आ जाएगी। इस तरीके से रिजर्व आएगा। अगर आप रिजर्व का अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पे रिजर्व का अकाउंट बनेगा, इसकी जगह यहाँ पे आ जाएगा बाय PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर रिजर्व हुआ, ये PNL अप्रोप्रिएशन है, ये रिजर्व है, तो बाय PNL अप्रोप्रिएशन आ जाएगा। इस तरीके से इसका लेजर भी बन जाता है। लेजर बनाना आई होप आप सब सीख के ही आए होगे 11th में। लेजर बनाना इज नॉट अ बिग डील अगर आपको जर्नल एंट्री पता हो। तो हमने जर्नल एंट्री कर दी, जर्नल एंट्री आपको बता दी। इस जर्नल एंट्री को समझिए। अगर वीडियो नहीं आया समझ तो रिपीट पे कि देखिए, दोबारा देखिए, बट रिजर्व की एंट्री समझ लीजिए। बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई ज्यादा ज्यादा हैवी टॉपिक नहीं है ये पढ़ने के लिए। अब हम बढ़ते हैं गारंटी की तरफ। तो अब हम समझेंगे कि गारंटी का क्या मतलब होता है। देखिए,
गारंटी जिस तरीके से इंग्लिश में उसका मतलब होता ही है सिंपल, किसी चीज की गारंटी लेना कि ये होके ही रहेगा या ये इतना चलता ही है। जैसे वॉशिंग मशीन की गारंटी होती है, वारंटी होती है। तो गारंटी में पार्टनरशिप में ये मतलब होता है कि कई बार एक पार्टनर ए और बी अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो इनको अगर और पैसा चाहिए तो इनको एक और पार्टनर लेकर आना पड़ेगा, अगर इनके पास पैसा नहीं है तो ये लोग क्या करते हैं, ये सी को कहते हैं कि तू हमारे बिजनेस में आ जा। तो सी कहता है इसमें मेरा क्या फायदा, इसमें मेरा क्या फायदा है, मेरे को तुम्हारे बिजनेस में पैसा डाल के क्या मिलेगा। सी का ये सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जनरल भी है, क्योंकि अगर दो लोग बिजनेस कर रहे हैं और वो कहते हैं कि आप 15 लाख रुपए लेके बिजनेस में आइए, तो मैं कहूंगा इसमें मेरे को क्या फायदा मिलने वाला है, या आप भी यही सोचोगे कि इसमें मेरा क्या फायदा है। तो जो सी है, ए और बी मिलके गारंटी देते हैं कि सी प्रॉफिट शेयर पर ईयर 1,50,000 होगा ही होगा। ये ए और बी मिलके गारंटी देते हैं कि सी तुम्हारा जो प्रॉफिट शेयर होगा वो हर साल 1.5 लाख रुपए, यानी कि 1,50,000 रुपीज होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मान लीजिए प्रॉफिट 80,000 का आता है तीनों के बीच में, तो ये इसको 150 करने के लिए 70,000 रुपीज की जरूरत और है। तो ये दोनों या तो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको बांटेंगे और अपने उससे पैसा निकाल के इसको देंगे, या बराबर बांट के इसको देंगे, या जो भी रेशियो डिसाइडेड होगा गारंटी का, उसमें से अपने प्रॉफिट अपनी कैपिटल में से पैसा निकाल के सी को दे देंगे। इसलिए गारंटी का टॉपिक एग्जिस्ट करता है, और ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल टॉपिक भी है आपका, क्योंकि ये चीज कई बार प्रैक्टिकल लाइफ में होती है और बहुत बार होती है कि आप एक नए पार्टनर को लाए, आपने उस नए पार्टनर को कहा कि हम, वो कहेगा कि इसमें मेरा क्या फायदा, आप उसे कहोगे कि मैं आपको इतनी की गारंटी देता हूँ कि इतना प्रॉफिट आपको हर साल होगा ही होगा। जिस साल फर्म आपको इतना पैसा नहीं दे पाती है, उस साल हम मिलके या कोई भी एक पार्टनर अगर अपने उससे गारंटी देता है, तो वो उसको पैसा पे करेगा, जो भी डेफिशिएंसी होगी वो उसको पे करेगा। ये टॉपिक लिटरली इतना ही छोटा है, इस टॉपिक में कोई हार्ड चीज नहीं है, मैं आपको सच बताऊं तो ये टॉपिक इतना ही छोटा है। अगर आपको इस टॉपिक का क्वेश्चन देखना है तो वो हम अगली वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ए बी दोनों फर्म में थे, इसकी कैपिटल 2 लाख है, इसकी 3 लाख है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का है, और ये सी को अपनी फर्म में बुलाते हैं, सी को फर्म में बुलाते हैं और कहते हैं, गारंटी देते हैं, ये दोनों डीड में गारंटी देता है। और हाँ, गारंटी भी आपके पार्टनरशिप डीड का पार्ट होती है। जब भी पार्टनर्स आते हैं पार्टनरशिप डीड को चेंज किया जाता है, और गारंटी अगर उसमें किसी को दी गई हो तो वो भी आपके पार्टनरशिप डीड को एडिट करके आती है। तो गारंटी देते हैं कि सी का प्रॉफिट हर साल 15,000 रुपए होगा, इफ डेफिशिएंसी, तो ए इज टू बी का रेशियो जो होगा वो होगा 1:2 का। मतलब अगर गारंटी है सी के 15,000 प्रॉफिट की, अगर नहीं होता है तो कोई भी डेफिशिएंसी ए और बी फुलफिल करेंगे 1:2 के रेशियो में। अब हम मान के चलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10%। अब और सी जो कैपिटल ला रहा है वो आ रही है 4 लाख की, या 5 लाख लेके चलते हैं फॉर द इज ऑफ कैलकुलेशन। और इस साल का जो प्रॉफिट है वो है 80,000 का, 30, 40, 50, नहीं 80,000 का नहीं, मान लीजिए वो 1,20,000 का प्रॉफिट है जी। तो वो 1,20,000 का प्रॉफिट है, हम मान के चलते हैं। अब क्या होगा कि, और मान लीजिए जो इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:1:1 का है, और
प्रॉफिट 1,24,000 ले लेते। देखिए ये एक हाइपोथेटिकल है जो मैंने अभी अभी दिमाग में क्रिएट करा। तो मैं सारे नंबर्स ऐसे ले रहा हूँ जो एक दूसरे से डिवाइड हो सके इजीली, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सके इजीली। बट क्वेश्चन बहुत ज्यादा सोच समझ के बनता है तो वो किसी ना किसी तरीके से हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि कैसे होगा। देखो, हम सबसे पहले बनाएंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। अब सबसे पहले नेट प्रॉफिट जो कि 1,24,000 का है, तो हमने कहा बाय नेट प्रॉफिट 1,24,000 हमने यहाँ पे ले आए। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले आईओसी देना होगा। आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देंगे। तो ए, बी और सी को कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। ए को दिया जाएगा 2 लाख का 10%, दैट इज योर 20,000। बी को दिया जाएगा 3 लाख का 10%, दैट इज योर 30,000। और सी को दिया जाएगा 5 लाख का 10%, दैट इज योर 50,000। तो इसका टोटल आता है 1 लाख के आसपास। इसका टोटल 1 लाख आ गया। अब देखिए हमारे पास 1 लाख, अगर आप इसको 1,24,000 से काटोगे तो केवल 24,000 रुपीज जो है वो बच रहे हैं प्रॉफिट में डिवाइड करने के लिए। तो टू कैपिटल अकाउंट ए, बी, सी। अब देखिए कैपिटल अकाउंट ए, बी, सी। अब देखिए अगर हम इसको 1:1 के रेशियो में बांटते हैं तो जो 24,000 रिमेनिंग है वो 3 पार्टनर्स में बटेंगे, 8,000 ईच। बट सी की गारंटी 15,000 की है। तो जो 15,000 की गारंटी सी की है उसमें से अगर सी को केवल 8,000 रुपए मिलते हैं तो सी को 7,000 रुपए की पेमेंट और जानी है। तो ये जो 7,000 रुपए की पेमेंट सी को आनी है, 7,000 रुपए की पेमेंट, ये 1:3 और 2:3 के उसमें बढ़ जाएगी। आपके आपके 7,000 रुपए की पेमेंट 1:3 और 2:3 के रेशियो में बढ़ जाएगी। 1:2 का जो रेशियो हमने डिसाइड करा था उसमें बढ़ जाएगी, जो कि आपकी निकल के आती है 2,333। तो ये निकल कर आएगी आपकी अप्रॉक्स 7,666 आएगी शायद, 4,666, सॉरी 4,666। जो ए है वो इतना पैसा सी के लिए देगा और जो बी है वो इतना पैसा सी के लिए देगा। अब अगर हम इसको आगे समझे, देखिए ये जो चीज है ना ये बहुत ज्यादा कंसाइज वर्किंग नोट के अंदर तैयार करी जाती है। मैं आपको केवल रफ डायग्राम रफ समझा रहा हूँ। जब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। डू नॉट वरी, मैं आपको समझाऊंगा कि वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा 7,000 में से इतना इतना दिया जाना चाहिए। अब अगर आप ए का शेयर कैलकुलेट करो तो वो आता है 8,000 लेस 2,333। और बी का शेयर कैलकुलेट करो तो वो आता है 8,000 लेस 4,666, जिसकी वैल्यू आएगी आपकी 5,667। एक्चुअली में ये 6 नहीं है, 7 होगा क्योंकि हम राउंड ऑफ कर देंगे ताकि ये पूरी जो अमाउंट है ये टोटल 7,000 के आ जाए, राइट। अब देखिए 4,667 पर अगर हम लेस कर देंगे तो ये आएगा 4,3। अब देखिए तो हमें पता है कि ए को शेयर कितना मिलना चाहिए, 5,667।
बी को मिलना चाहिए 4 × 3 और ए को मिलना चाहिए 15,000। हमें कैसे पता है ये? क्योंकि सी का जो प्रॉफिट है वो गारंटीड है 15,000 का, तो सी को गारंटीड प्रॉफिट मिला। जो ए और बी है, ए को इतना अपने प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ा सी के फेवर में, ताकि वो गारंटी को पूरा कर सके अपने उसमें। तो जो ये निकल कर आया, इसको हमने 8,000 से माइनस करा तो हमें ये वाला एग्जैक्ट नंबर मिल गया। हमने 8,000 से 2,333 को लेस करा तो हमें 5,667 मिल गया। और हमने 7,000 का 2/3 निकाला तो इतना पैसा 4,667 बी ने दिया, तो उसका पैसा भी हमें मिल गया। यहाँ पे लिखा, एंट्री करी, दिस वुड बी, वही, यस। तो जो ये होगा, ये आपका टोटल आ जाएगा 24,000। और जो आपका लास्ट में आप बैलेंस शीट फिगर बनाओगे, मतलब यहाँ पे आप कैलकुलेशन करोगे, उसमें 1,24,000 का टोटल दोनों तरफ आ जाएगा। जो भी है, हमें इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको केवल समझा रहा था कि गारंटी कैलकुलेट किस तरीके से होती है। दैट्स ऑल अबाउट गारंटी। गारंटी केवल इतनी ही होती है। अब हम मूव करते हैं पास एडजस्टमेंट्स की तरफ। तो अब हम समझते हैं कि पास एडजस्टमेंट्स का टॉपिक क्या होता है। तो देखो, कई बार क्या होता है कि जब पार्टनर्स को ढंग से नॉलेज नहीं होता है कि पार्टनरशिप डीड क्या है, किस तरीके से हमें ट्रीटमेंट करना है, किस तरीके से हम अकाउंटिंग वर्क करना है, तो पास तो कई बार कुछ सालों के एंड में आप गलत चीजें कर देते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई भी गलती, अगर आपने एग्री करा है 6% पे और प्रॉफिट ज्यादा हो गया, तो पार्टनर्स एग्री कर देते हैं आपस में कि चलो 10% पे कर देते हैं। किसी एक को सैलरी दे देना, जो कि नहीं किया जाता है अगर डीड में नहीं दिया होगा तो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में गलती कर देना, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि प्रॉफिट को डिवीजन में गलत कर देना। आप गलत तरीके से प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया। रेशियो अगर आपने कुछ डिसाइड नहीं करा था, तो इसका मतलब सबको इक्वल में बांटना चाहिए था, आपने 2-1-1 में बांट दिया, 1-2 या किसी भी और रेशियो में बांट दिया। तो वो सब आपके पास एडजस्टमेंट में गलतियां हो गई। गलतियां इन द सेंस कि अब आपने गलत कर दिया, अब अगले साल जब आप साल का एंड आया, आपको कुछ भी हुआ, आपको रियलाइज हुआ किसी ऑडिटर के थ्रू, किसी सीए के थ्रू रियलाइज होता है कि हमने ये गलत कर दिया है। तो अब आप पास्ट में जाके तो अपनी गलतियां सुधार सकते हो नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रेजेंट में एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमने पास्ट में सब कुछ सही किया होता, तो किस पार्टनर को कितना कितने का डेफिशिएंसी या सरप्लस आता, और उसके बाद हम उसको उतना पैसा दे देते हैं या उतना पैसा उससे ले लेते हैं और आपस में ट्रांसफर कर देते हैं। अब देखो, इसमें जनरली दो चीजें आती हैं, जिसको कहेंगे आपका टॉपिक 1 और टॉपिक 2, जिसमें आता है हर एंट्री के लिए इंडिविजुअल एंट्री पास करना है, हर जो गलत चीज है उसके लिए इंडिविजुअल एंट्री। जो कि अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये टॉपिक पेपर में पूछा ही नहीं जाता है। ये टॉपिक आज तक मैंने इतने सैंपल पेपर सॉल्व करे अपने 12th में, मैंने ओसवाल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे, मैंने पास्ट ईयर सॉल्व करे, स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करे, सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे, ये मुझे कहीं नहीं दिखा। इसको पढ़ाया भी नहीं जाता है, क्योंकि देखो बेसिकली जनरल एंट्री तो सिंपल है ना। आपने जो प्रीवियस ईयर में करी होगी उनको रिवर्स करना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो आप सीख के आए हो। मुश्किल आती है सिंगल एंट्री पास करने में, कि भला सिंगल एंट्री कैसे पास करी जाए, ताकि अगर इन सब में से किसी एक में या इन सब में से बहुतों में या सब में कोई गलती करी गई है, तो उसको एक एंट्री के थ्रू किस तरीके से सुधारा जा सके। तो मैं आपको उसका क्वेश्चन दिखाता हूं, आई होप आप उसका क्वेश्चन नोट कर लेंगे। 4 पार्टनर हैं, ABCD, 3 lakhs, 4 lakhs, 5 lakhs, 10 lakhs।
इनकी कैपिटल है। और पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट है कि 5% में आईओसी दिया जाएगा। पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट है कि 5% में दिया जाएगा, बट नो आईओसी वॉज गिवन, नो आईओसी वॉज गिवन इन ईयर 2023-24। 2023-24 में किसी भी तरीके का कोई भी आईओसी नहीं दिया गया, जबकि पार्टनरशिप डीड में पहले से एग्रीमेंट था कि 5% पे दिया जाना चाहिए। ये गलती ना बहुत कॉमन है, ये हो जाती है कई बार, क्योंकि हर पार्टनर इतना अवेयर नहीं होता है कि डीड में क्या किया गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो डीड होते हैं वो ड्राफ्ट किए जाते हैं सीएस द्वारा या किसी सीएस द्वारा, तो पार्टनर्स को अवेयरनेस नहीं होती है इस बारे में। एंड प्रॉफिट वाज डिवाइडेड, जो कि टोटल था, वेट, उसमें प्रॉफिट गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो मुझे ही निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट जो था वो है 2,10,000। अब देखो, आप इसको सोचो और समझो, अगर आईओसी को नहीं दिया गया, आईओसी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तो इसका मतलब प्रॉफिट 2,10,000 चार पार्टनर्स में डायरेक्टली बढ़ गया। और क्योंकि हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो हम मान के चलेंगे कि ये चार पार्टनर में इक्वली बढ़ गया, जो कि होता है 52,500 रुपीज। अब अगर हर उसको 52,500 बढ़ गया तो दिस इज नॉट राइट, क्योंकि इनको आईओसी अलग अलग दिया जाता। तो हम इसके लिए एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। देखो, इसमें दो पार्ट होंगे, एक होगा एडजस्टमेंट टेबल का, एक होगा जर्नल एंट्री का। जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है, एडजस्टमेंट टेबल समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एडजस्टमेंट टेबल समझाता हूँ। देखिए, पहले तो हम कॉलम ड्रॉ करने शुरू करेंगे, जिसमें पहला कॉलम आएगा फर्म का। ये फर्म का पीएनएल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है। ये जो फर्म का कॉलम है, ये पीएनएल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद कॉलम आएगा डी का, सी का, बी का, ए का। ऐसे सभी पार्टनर्स के कॉलम बन जाएंगे, और ए का भी कॉलम बन गया। और यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स लिख देंगे। पर्टिकुलर्स आपको बताएगा कि जो भी यहाँ पे अमाउंट आएगी वो क्यों आ रही है और कैसे आ रही है। ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट, क्रेडिट, और इसमें क्या आ गया आपका डेबिट, क्रेडिट। ये सब में डेबिट और क्रेडिट साइड बनती है। अब देखो, जो ए बी सी और डी है, ये आपके कैपिटल अकाउंट्स को शो करते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ए बी सी डी के कैपिटल अकाउंट्स। और जो ये फर्म है, ये आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट शो करती है। अब हमें सबसे पहले जो हमने, देखिए, अगर हम रेक्टिफिकेशन करते और इंडिविजुअल एंट्री पास करते, तो हम 2,10,000 जो सब में बटा था उसको सभी पार्टनर से वापस ले लेते। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर में लिखेंगे रॉन्ग प्रॉफिट, जो कि 1:1:1:1 में बटा। हमें कैपिटल अकाउंट से वापस लेना है। कैपिटल अकाउंट से वापस लेने का मतलब है कि हमें कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा। तो 52,500, 52,500, 52,500, 52,500
और अगर ये सारा पैसा इनसे वापस लिया गया तो फर्म के पास आएगा, तो फर्म के पास आएगा तो फर्म में क्रेडिट हो जाएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा 2,10,000 रुपीज क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अब हम इनको सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, आईओसी 5% आईओसी हर एक को दे देंगे। ये हमारी सही एंट्री आएगी, तो इसमें सबको क्रेडिट होगा और फर्म का अकाउंट डेबिट होगा। आई रिपीट, इंटरेस्ट क्रेडिट होगा चारों के कैपिटल में, क्योंकि कैपिटल बढ़ेगी, और फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कैसे। 3 लाख का 5% 15,000, और 4 लाख का 5% 20,000, 5 लाख का 5% 25,000, और 10 लाख का 5% इज 50,000। तो टोटल आ रहा है आपका 50, 60, 70, 80, 90, 1,10,000। तो देखो ये आ गया आपका 1,10,000 जो आपने इनको आईओसी दे दिया। अब हम सही एंट्री पास करेंगे जो कि होगी पीएसआर 1:1:1:1। अब हम इनको सबको प्रॉफिट बांट देंगे, तो जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो कितना है, 1 लाख रुपए का। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, तो हम इसको आप ऐसे कर सकते हो, वैसे जरूरी नहीं होता है बट कर सकते हो आप। ये हो गया। अब चारों में 1:1 में बढ़ेगा, तो सबको 25-25 हजार रुपए का क्रेडिट मिल जाएगा। पच्चीस 25 25 और 25। तो देखो 1 लाख रुपए सबको बढ़ गए। ये इससे रिलेटेड है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। आई एम सॉरी, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, बट आई होप दैट कैन बी मैनेजेबल। तो इस तरीके से अब हमें देखना है कि इन दोनों अकाउंट को बैलेंस करेंगे, इन चारों को बैलेंस करेंगे। देखो ये हर समय बैलेंस हो जाएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन हमेशा एंड में आके बैलेंस होगा। हमें अब इन चारों को बैलेंस करना है। देखिए यहाँ पे 52,500 था और यहाँ पे ये अमाउंट है, तो हमें देखना होगा किस तरफ ज्यादा है। 40,000 12,500 इस तरफ ज्यादा है, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगा 12,500, सर्कल कर देंगे। अब यहाँ पे भी देखेंगे 45,000 आ रहा है, तो 52 यहाँ पे 7,500 आ रहा है, और यहाँ पे आएगा 50, यहाँ पे 2,500 आ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं 50, 60, 70, ये 75,000 है, 22,500। अगर आप ध्यान से देखो तो आप एक चीज समझोगे। आई नो ये एडजस्टमेंट टेबल थोड़ी अलग होगी जो आपको स्कूल में सिखाई होगी, क्योंकि मेरे टीचर ने मेरे को इस तरीके से सिखाया, और जेन्युइनली अगर मैं आपको बताऊं तो दिस इज अ वेरी बेस्ट वे ऑफ मेकिंग द एडजस्टमेंट टेबल। ये बहुत ज्यादा अच्छा तरीका होता है और बहुत ज्यादा इजी भी होता है। अब देखिए हमें इनको बैलेंस कर दिया है, तो जो भी इनका टोटल होगा आप लिख सकते हो 52,500 52,500 52,52 मतलब भाई, फिर इसमें आप 75,000 लिख दोगे आप इसमें 75,000 लिख दोगे। तो अब हमें ये देखना है कि हमें डेबिट क्रेडिट कैसे पता चलेगा। देखो इसको ऐसे समझो कि ये इसको दिए ज्यादा थे। देखो अब आप ये सोचो, जो अमाउंट डेबिट में लिखी गई है ना, ये वो अमाउंट है जो इसको पहले ही दे चुकी है। हमने ये अमाउंट इसको पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, अभी तो हमने केवल बुक्स में एंट्री करने की कोशिश करी। तो इसको इतने दे चुके हैं, और इतने दे चुके थे हम पिछले साल,
और अभी इसको इतने ही देने थे, तो हम इसके अकाउंट को 12,500 से डेबिट कर देंगे, इसके अकाउंट को 7,500 से डेबिट कर देंगे। इसमें भी वही केस है, 52,500 दे चुके हैं, देने इतने ही थे, इसलिए ये बैलेंस इधर आया। ये बैलेंस आने का मतलब इधर ज्यादा दे चुके हैं, देने कम थे, तो हमने इसको 7,500 इससे डेबिट कर दिए। सिमिलरली इसके केस में 2,500 रुपए का डेबिट, और यहां पे इसको देने इतने ही, दिए इतने ही हैं, 52,500 दिए हैं, जबकि इसको एक्चुअल में देने थे 75,000। तो जो बचा हुआ पैसा है वो इसको अब देंगे। देखो इस तरीके से, अगर आप शॉर्ट में समझो तो जब जब क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा, और जिसका क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा उसका अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर डेबिट हुआ, क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर डेबिट हुआ, और जिसका डेबिट में आएगा बैलेंसिंग फिगर उसका अकाउंट क्रेडिट होगा उतने ही अमाउंट से। अब मैं आपको इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बताता हूं। ये देखिए क्वेश्चन था, आई होप आप लोग क्वेश्चन को अभी तक नोट कर चुके होंगे। अगर आपने नोट नहीं करा है तो भाइयों और बहनों, आप सब मेरे दिल के करीब हो, पर आपको ये सुनने की जरूरत है कि आप ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं। इस समय तक आपका ये नोट हो जाना चाहिए था और एडजस्टमेंट टेबल में पूरा ध्यान होना चाहिए था। अब जो जर्नल एंट्री पास होगी वो इस तरीके से होगी, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, डेबिट, डेबिट, डेबिट। इन तीनों में जो ये अमाउंट आएगी 12,500, 7,500 और 2,500, यहाँ पे आप नरेशन क्या लिखोगे सॉरी, यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, दिस इज योर नरेशन, दिस इज योर एंट्री, और इस तरीके से पास्ट एडजस्टमेंट होता है। पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, मेरे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के उसमें गिवन है, आप वहां पे जाइए, 35 क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे ड्राइव के उसमें। ड्राइव का लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप से ही मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम में जाइए, चैप्टर 1 टाइप कीजिए, आपको टेलीग्राम का बॉट ड्राइव का लिंक देगा, उसमें जाइए, उससे आप 35 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आपको ये पूरा चैप्टर अब बन जाएगा। मैंने आपको ये पूरा बता दिया है, ये समझा दिया है। विद दिस आवर चैप्टर एंड्स। अब बस मुझे आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझाना है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा कि किस तरीके से उसको पूरी तरीके से रिलेट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ। एंड गाइज डू रिमेंबर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स जिनको अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स समझने में हेल्प चाहिए, बिकॉज मैंने भी ये खुद एक्सपीरियंस करा एंड इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूं। हमारे लिए कोई चैनल नहीं था जो स्पेसिफिकली हम लोगों को केटर करता, मैं चाहता हूं कि मैं उस कैटेगरी में घुसूं। दैट्स ऑल, थैंक यू।